सब हेलो जी, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल ऑर्गेनिज़म्स को लेकर के। कई सारे एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आता है कि इस टाइप के डिस्कवरी के लिए कौन से ऑर्गेनिज़्म को एज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज़्म यूज़ किया गया, लाइक एज़ सेल डिफरेंशिएशंस के लिए पूछा जाता है, सेल साइकिल के लिए पूछा जाता है, राइट? सो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडल ऑर्गेनिज़्म को लेकर के कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए या इस ड्रग के टॉक्सिसिटी को देखने के लिए या सेल साइकिल के स्टेजेस को देखने के लिए कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया था। सो उस चीज़ को पॉइंट में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन-कौन से वो मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं, किस-किस फ़ील्ड में, किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यों इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इस तरीके के सवालों का आंसर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस के फील्ड में, चाहे सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो कि लाइफ साइंस के फील्ड के रिगार्डिंग में, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या क्राइटेरिया है? किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए या किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को जानने के लिए मतलब जो एक हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना और उस चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए एक लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और उस लिविंग सिस्टम पे वो प्रैक्टिकल क्या किए जाते हैं। सो दिस किसी भी ऑर्गेनिज्म पे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस परफॉर्म किया जाए, उसको वैलिडेट करने के लिए कि एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरियाज़ ये होते हैं कि उनका जो जनरेशन टाइम हो वो शॉर्ट ड्यूरेशंस का हो और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से हो सके, उनको ग्रो अच्छे से कराया जा सके, उनको रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लैबोरेटरी में सारे कंडीशंस होते हैं, सो ऑल दीज़ फीचर्स कैन बी कंसीडर्ड फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज़ का ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो टेक्निकली मॉडल ऑर्गेनिज्म जो कि पहले से ही डिसाइडेड है और उन पे काम जो चल रहा है, उनको भी सेलेक्ट करने के पीछे क्राइटेरिया ऐसा ही रहा कि उनको ग्रो कराना आसानी है, उनसे कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और उनको कल्चर करना ईज़िबल है और उनका जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इन सारे पॉइंट को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। सो नंबर पहला है दैट इज़ अगर आप ये फिगर को देख कर के समझ पा रहे होंगे तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये हमारे सामने अभी एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बैक्टीरियल सेल्स का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले आप सब लोगों के दिमाग में आता है क्या, दैट इज़ द ई कोलाई। बहुत बारी नाम आपको सुनने को मिलता है कई सारे पेपर में, कई सारे क्वेश्चन के फॉर्म में और आप जब पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी तो वहाँ पे भी मिलता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे किए गए। एस्चेरिचिया कोलाई जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये बहुत ही ईज़िली हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट होता है, गट माइक्रोबायोटा की कैटेगरी में भी आता है, ये पाया जाता है और ये ईज़िली ग्रो कर सकता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है और प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी के बिलॉन्ग करने वाला ये आपका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज़्म है जो कि मॉडल ऑर्गेनिज़्म के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो ई कोलाई दैट इज़ व्हाट ग्राम नेगेटिव गट बैक्टीरियम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है। कैन बी ग्रो एंड कल्चर्ड ईज़िली आसानी से ग्रो कर सकता है और इसको हम पेट्री प्लेट्स पे मीन्स आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो मीडिया होता है उस पे आसानी से वो ग्रो करा सकते हैं। लैबोरेटरी कंडीशंस में रखना इसको बहुत ही आसान होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपको एक बीओडी इनक्यूबेटर चाहिए होता है, लैमिनार एयरफ्लो चाहिए होता है, आप आसानी से उसको ग्रो करा करके इसमें रख पाते हैं। इस बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मीन्स आरडीटी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्या किया गया, यूज़ किया गया फॉर द क्लोनिंग पर्पज़ के लिए। मतलब क्लोनिंग पर्पज़ के लिए कि कोई भी वेक्टर बनाया गया और उस डिज़ायरेबल डीएनए को या डिज़ायरेबल जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए, क्लोन कराने के लिए होस्ट सेल्स का जो काम करता है कौन, दैट इज़ द ई कोलाई। सो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका बहुत एप्लीकेशन रहा और जो भी आपके क्लोन किए गए आपके प्लाज़्मिड थे, उन प्लाज़्मिड को ट्रांसफ़र करके एज़ अ होस्ट सेल का काम करता है आपका ये ई कोलाई। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ किया गया, वाइडली यूज़्ड
ऑर्गेनिज्म इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये सारे जो फिनोमेना हो रहे हैं, या फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस हो रही है, उसको प्रूव करने के लिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशंस में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होते हैं, उनको सही तरीके से रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं ये ई कोलाई। बैक्टीरिया के केसेस में मैक्सिमम जो फिनोमेना है, उनका जो एविडेंशियल प्रूफ मिला है, वो ई कोलाई के सेल्स पे परफॉर्म किया गया। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के फील्ड में इस ऑर्गेनिज्म को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है। ईस्ट, जो कि आपका एक यूकेरियोटिक है, फंगस की कैटेगरी में आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई के नाम से ये जाना जाता है। यूकेरियोटिक के सिस्टम के लिए ये मॉडल ऑर्गेनिज्म का काम करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में आते हैं, उनको लेकर के स्टडी किया गया ईस्ट पे, और परफॉर्म किया गया, देखा गया कि हाँ वैसा ही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और उस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट निकलता है, उसको एज अ पेपर के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सो ईस्ट को यूज़ कहाँ पे किया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कई सारे फिनोमेना है, जेनेटिक्स में कई सारे फिनोमेना है। तो आपसे यही सवाल पूछा जाता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे उस सब्जेक्ट का और डोनर का नाम लिख रखा है। जैसे इस पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, सेल कम्युनिकेशन, एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है सेल सिग्नलिंग को लेकर के, तो आपको मालूम होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इससे रिलीज होता है, तब जाकर के आपस में क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। सेल कम्युनिकेशन को लेकर के एक्सपेरिमेंट जो किया गया, वो ईस्ट पे डिफरेंशिएशन, कोई एक आपका अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स है, और उस स्टेम सेल्स का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक काइंड के सेल्स में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, उसको आप डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ, ये सबसे एपोप्टोसिस जिसे आप बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एपोप्टोसिस को लेकर के सवाल पूछा जाता है कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके लिए कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था। तो सेल कम्युनिकेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस, ये तीन बहुत ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज वेल एज जेनेटिक्स या सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनको कि स्टडी किया गया इस ईस्ट पे, दैट मीन्स सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई पे। ओके। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जैसे कि ये एक आपका इनवर्टिब्रेट्स में आता है, और ये ऑर्थोपोडा मेंबर का इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का और जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम किया गया। जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर आपने पढ़ा भी होगा जीन के एक्सप्रेशंस को लेकर के, सप्रेशंस को लेकर के, कि किस तरीके से उसके अपेंडेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जेनेटिकल जो एक्सप्रेशंस हैं, उन एक्सप्रेशंस को प्रूफ करने के लिए मॉडल अर्निंग के रूप में ड्रोसोफिला पे क्या है, काम किया जाता है। बहुत सारे जूलॉजी के लेबोरेटरीज हैं या एनिमल साइंस के लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पे ड्रोसोफिला को रखा जाता है, ड्रोसोफिला को, और उस पे जेनेटिक्स के एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, राइट। सी एलिगेंस नाम सुना होगा आप लोगों ने, निमेटोड है ये आपका, और इस पे भी आपके जेनेटिकल कंट्रोल एंड डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजी के काम किए जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का खास करके ज़्यादा काम किया जाता है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का और फिजियोलॉजी का क्या जेनेटिकल कंट्रोल है, कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, किस जीन का इनहिबिशन हो रहा है, और जैसे सपोज फिजियोलॉजी है, लाइक एज उसका मेटाबॉलिज्म रेट है, रेस्पिरेशन चल रहा है, डेवलप रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो उसके लिए कौन सा जेनेटिकल कंट्रोल है, दैट मीन्स किस तरीके से वो कंट्रोल हो रहा है जीनोटिपिकली, कौन कौन से वो जीन हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका स्टडी करने के लिए सेल सी एलिगेंस को यूज किया जाता है, जो कि निमेटोड है। कई बार एग्जाम में यही सवाल पूछ देता है, सी एलिगेंस बिलोंग्स टू व्हाट, दैट इज आपको फाइल दे देगा कि एनालिडा से है, निमेटोडा से है, आर्थ्रोपोडा से है, या क्या है। तो जो लोग जूलॉजी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का या कोई और एग्जाम का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सी एलिगेंस एक निमेटोडा है, और इसका यूज डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को या प्रोसेस को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है कि उनका क्या जेनेटिकल कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं इनका, और इस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं। ये आपका ई कोलाई है, और ये आपका दैट इज ईस्ट है, और ये आपका ड्रोसोफिला है, और ये आपका सी एलिगेंस है, राइट। तो ये आपके मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं, और इन पे एक्सपेरिमेंट आपके किए जाते हैं लेबोरेटरी में, लाइफ साइंस के।
नेक्स्ट है आपका एरोडोसिस थलियाना, जो कि प्लांट के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। जितने भी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लाइक एज किसी प्लांट पे कोई स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी प्लांट पे कोई इन्फेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए जो जीन एक्सप्रेशन की जाते हैं, जो प्रोटीन की एनालिसिस की जाती है, उन सब के लिए मैक्सिमम टाइम पे एरोडोसिस थलियाना को क्या किया जाता है, एज अ मॉडल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। तो प्लांट के केसेस में जो भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो पी हो, किसी भी प्लांट पे अगर कोई काम कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसको रेफरेंस एरोडोसिस थलियाना का ही लिया जाता है। इन्हीं के सारे जीन के एक्सप्रेशन कराए गए। आपको जानकारी होगा कि एरोडोसिस थलियाना वाज द फर्स्ट प्लांट ऑर्गेनिज्म या प्लांट जिसका की जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट की गई और किया गया। तो कई बारी सवाल आपसे यहाँ से ही बन जाता है कि वो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका फर्स्ट टाइम पे उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। तो एरोडोसिस थलियाना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। और ये एरोडोसिस थलियाना है क्या, ये अफ्रीका के रीजन में पाया जाने वाला रोड के साइड पे ऐसे ही एक मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाला क्या है, ये प्लांट है। जैसे हमारी तरफ रोड के साइड में ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्लब्स टाइप के लगे रहते हैं, देखा होगा अगर आपने, तो वैसा ही आपको यहाँ पे एरोडोसिस थलियाना है, ये अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। मोस्ट पॉपुलर मॉडल प्लांट, मैक्सिमम टाइम पे मॉडल का काम करता है प्लांट के एनालिसिस करने के लिए, प्लांट के जेनेटिकल एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, प्लांट के ऊपर बायोटिक एनाबायोटिक स्ट्रेसेस को जानने के लिए, ये किस तरीके से स्ट्रेसेस में कौन सा एक्सप्रेशंस प्लांट वो कर रहा है। फैसिलिटेट रैपिड जेनेटिक स्टडीज, और जेनेटिकल स्टडीज के लिए ये यूज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई बायोटिक या नाबायोटिक स्ट्रेसेस है। जैसे सपोज कोई प्लांट है और उस प्लांट को अगर मान लीजिए यहाँ पे सनेटिक स्ट्रेस अगर पड़ रहा है, तो इस सनेटिक स्ट्रेस में प्लांट अपनी बॉडी में क्या-क्या अडैप्टेशंस कर रहा है, कौन-कौन से एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, कौन सी प्रोटीन ज़्यादा बन रही है, कौन सी कम बन रही है, ये सब कुछ एनालिसिस आपका इस एनालिसिस थलियाना पे किया जाता है। और उसी स्टेटमेंट को ही, उसी रिजल्ट को ही आपको बुक में पढ़ने को मिलता है कि अच्छा, सैलिनिटी की कंडीशन में प्लांट ऐसा बिहेवियर करता है, ये वाले अडैप्टेशंस करते हैं। यही वो प्लांट है जिन पे स्टडी की जाती है। फिनोटिपिक एंड बायोकेमिकल म्यूटेंट हैव बीन मैप्ड, बहुत सारे फिनोटिपिक एंड बायोकेमिकल म्यूटेशंस किए गए और करके इनको मैप करके देखा गया कि क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है। तो एरोडोसिस थलियाना एक मॉडल प्लांट है। थलियाना वाज द फर्स्ट प्लांट टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंस्ड, ये पहला ऐसा प्लांट है जिसका कि जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट की गई और इसका जीनोम पूरा मैप्ड किया, सीक्वेंस्ड किया गया। नेक्स्ट एनिमल के लिए अगर बात किया तो माउस है, मस मस्कुलस, और दूसरा है रैट, रेटिस नॉर्गिकस। ये दोनों ही आपके ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ किए जाने वाले मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका दोनों का अलग-अलग पर्पज़ है। जैसे अगर माउस की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका मेडिकल इंटरेस्ट के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जैसे किसी की बॉडी में ओबेसिटी हो रही है, बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है और कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल पर्पज़ से जो यूज़ किए जाते हैं वो माउस को यूज़ करते हैं। एज़ वेल एज़ अगर रैट को देखा जाए तो किसी भी केमिकल का जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, कितना पड़ रहा है, कितना उसका लीथल डोज़ वो बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कह सकते हैं कि जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, उस मेडिसिन का ट्रायल पहले रैट पे किया जाता है। अगर वो रैट बर्दाश्त कर पाता है, तो उसका डोज़ लेकर के तब क्लिनिकल ट्रायल की जाती है और वही मेडिसिन हमें और आपको प्रोवाइड की जाती है खाने के लिए। तो टॉक्सिकोलॉजी मॉडल है एंड न्यूरोलॉजिकल मॉडल है कि किसी भी मेडिसिन का हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी बॉडी उसको कितना सस्टेन कर पा रही है। इन सारी चीज़ों का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रैट पे किया जाता है। ये है हमारा एरोडोसिस थलियाना का प्लांट, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सरसों की ही फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है। छोटा-सा रोड के साइड में पाया जाता है और इसका जीनोम पूरी तरीके से सीक्वेंस्ड है। इसके सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाकर के आप पूरे जीनोम की मैपिंग देख सकते हैं और पूरा जीनोम का सीक्वेंसिंग देख सकते हैं एरोडोसिस थलियाना के, कौन-सा जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। और दूसरा यहाँ पे आप माउस देख सकते हैं, जो कि आपका लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाले ये माउस है। तो माउस एंड रैट आपका एनिमल पर्पज़ के लिए, खास करके ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एरोडोसिस थलियाना आपका प्लांट के लिए। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि कौन-कौन से वो मॉडल ऑर्गेनिज़्म हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है लाइफ साइंस के फील्ड में एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए लेबोरेटरी में। तो जिसमें कॉमनली आपने देखा ई. कोलाई को देखा, यीस्ट को देखा, सी. एलिगेंस को देखा
और ड्रोसोफिला को देखा, थैलियाना को, माउस को एंड रैट को। तो ये 6-7 आपके मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो आप कम से कम एटलीस्ट 5 भी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर आप याद रखते हैं कि हाँ, ये वाले हैं जो कि एज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज़ किए जाते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के, तो इट विल बी द सफिशिएंट फॉर यू। और बाकी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपके एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट है और अगर आपको कुछ नया चीज़ जानना है, तो डेफ़िनिटली आप उसमें कमेंट करें, तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।